रवि जी, एमसीडी चुनाव में बड़ी कहमा-कहनी चल रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, तैयारी है चुनाव की, नज़दीक है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शायद उम्मीद है कि चुनाव हो जाए। अगर एमसीडी अगर एक नहीं होती, जैसे अखबारों में कयास लगाए जा रहे हैं खबरों के माध्यम से कि भाई अगर एमसीडी एक होती है तो शायद चुनाव डिले होगा। लेकिन अगर डिले नहीं होता है तो जहाँ तक ख्याल है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव संभवतः हो जाने चाहिए। भाजपा कह रही है कि गीता रावत के मसले को लेकर आम आदमी पार्टी मुक्की खाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है सीबीआई के साथ मिलकर के कि किसी मूंगफली वाले को पैसे दे करके भेज दिया। उसने, सुनने में आ रहा है कि उसने उधार लिए होंगे किसी रखने के लिए कि भाई आप ये पैसा रख लीजिए, मेरा शाम को रेडी से घर लौटूंगा तब ले लूँगा। तो उसको इन्होंने सीबीआई के माध्यम से एक बहुत ज़बरदस्त खेल खेला है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीबीआई ने मतलब अलग कलर लगा के पैसे दिए थे और वो फिर गीता रावत के पास पहुंचे थे। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है कि जिस व्यक्ति से पैसा मांगा गया, आप समझें इस बात को कि अगर मान लीजिए मैं मकान बना रहा हूँ और कोई लेंटर माफिया मुझसे आकर के पैसे मांग रहा है, मेरा भी तो होना ज़रूरी है। उसमें पार्टी कहीं नहीं है कोई भी। एक मूंगफली वाला है जो उनके ऑफिस के बाहर ठिया लगाता है। अब सीबीआई ने किस द्वेष के जरिए उसके मार्फत ये काम कराया, ये एक अलग विषय है। अगर कोई लेंटर उगाने वाला कोई है वहाँ पर पैसे उगा रहा है, तो लेंटर जिससे पैसा लिया है वो भी तो रहना चाहिए साथ में। सिर्फ दलाल और बीच में एक जो जिसने लेना है वो लोग रहेंगे क्या? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीबीआई ने जो एक ठेले वाला था उसके थ्रू दिया, फिर उसके बाद वो पैसे वहीं से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, बरामद नहीं किए। मेन पार्टी कौन है उसके अंदर जिसका मकान, चलिए ये कह रहे हैं कि लेंटर के नाम पर पैसा लिया गया। लेंटर जिसका मकान बन रहा है वो कहाँ है उस फ्रेम में से? सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है ना इस पूरे मुकदमे का, वो यही है कि जिस बंदे ने पैसा दिया है वो मिसिंग है। अब पार्टी कौन कौन है इसमें? सीबीआई। क्या सीबीआई मकान बना रही है अपना, या वो जो ठेले वाला बैठा है बाहर वो मकान बना रहा है? उसे तो कहा गया है कि भाई आप ये पैसा लें और जाकर के अपना उसको दे दें जाकर के। अब पैसा उसने ये कहकर रखवाया कि दीदी इसको रख लीजिए आप, मेरा शाम को मैंने किसी से अभी लिए पैसे, शाम को जाते वक्त ले जाऊँगा, आपसे रेडी पे कहीं इधर उधर ना हो जाए पैसे। तो ये गीता रावत का, अगर गीता रावत ने ये कह करके पैसा रखा है तो दिस इज़ नॉट गुड कि सीबीआई उसको इस मसले पर। आप लेंटर जिसका मकान बन रहा है वो तो है नहीं, पूरे फ्रेम में कहीं नहीं है बंदा वो। नहीं, आप फिर भी उन्हें दोषी नहीं मानते हैं? नहीं, दोष नहीं है उनका। अब किसी की मदद करना, अभी मेरी दुकान है यहाँ बाहर, कोई आए कहे कि भाई साहब मेरे पैसे रख लीजिए, मैं अभी अब फेरी लगा के आ रहा हूँ, मैं ले लूँगा आपसे, तो इसका मतलब मैंने रिश्वत ले ली। वो रंगीन नोट है, रंगे हुए, मसला मेरा नहीं है। वो नोट उसने कहाँ से लिए, ये सवाल जवाब एक्चुअली उसके साथ होना चाहिए जिसने मेरे पास पैसा रखा है। रवि जी, मंजू खंडेलवाल का मामला होता तो आप पर्चे बांटते हैं, गीता रावत का मसला आया तो नहीं, सुनिए, मंजू खंडेलवाल ऑन पेपर है साहब कि उसने अपने पति की एनजीओ को 50 करोड़ रुपए की ज़मीन मुफ्त में दे दी। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऐसा नहीं कि आरोप लगाया, सीबीआई बुलाई, हमने कहीं मुकदमे नहीं दर्ज कराए किसी पर भी। मुकदमा करना, पार्टी अपने पार्षदों के खिलाफ, अपने मेयरों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन हमारा मसला सीधा ये था कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको उजागर किया हमने। लेकिन जो गीता रावत जी वाला मसला है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि जो लेंटर जिसने डालना है, जो मकान बना रहा है, वो है ही नहीं फ्रेम में कहीं भी। एक मूंगफली बेचने वाला है जो बाहर बेचारा गरीब आदमी बैठा है, उसे कहा कि ये पैसे जाके गीता रावत को दे देना है, या उसने रखवा दिए, क्या रहा, ये मसला अलग है। लेकिन मंजू खंडेलवाल की तुलना इससे नहीं की जा सकती है। लेकिन जिनके बलबूते पर आप बोलते हो, अरविंद केजरीवाल के, उन्हीं पर कुमार विश्वास तमाम आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अगर मेरी बात सुनिए, अगर कुमार जी ये कह रहे हैं कि भाई आज से 5 साल पहले 4 साल खामोश क्यों रहे, क्या वजह है खामोश रहने की? और आज आप, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, आप एंड टाइम 2 दिन पहले आकर के उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। उनको आतंकवादी है तो जनता बताएगी ना आतंकवादी है या नहीं है। नहीं, पंजाब के लिए तो आम आदमी पार्टी भी दोषी है। दिल्ली में तो शराब फ्री बांटती है और पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करती है। पंजाब का जो नशा है ना सर, वो ये लिक्विड वाला नशा बहुत ना के बराबर है। वहाँ चिट्टा है, अफीम है, नहीं है तो नशा नहीं, छोटा है, ज़्यादा है, लेकिन नशा तो है। लेकिन वो ड्रग्स के रूप में बहुत बड़े तादाद पर उस व्यवस्था को खराब करना है। लेकिन शराब बांटना सरकार नहीं बांट रही है। सरकार, आप समझे इस बात को, मेरी दुकान है, मैं क्या बांटूंगा फ्री, ये मैंने तय करना है। सरकार ने तो लाइसेंस दे दिया, भाई आप ठीक है, आप शराब बेचेंगे, आप एक बाहर कहीं खुले में नहीं बेच रहे। लेकिन एक ऑफर्स कौन दे रहा है? अब एक साबुन पे एक साबुन फ्री मिलती है, हम क्यों नहीं कहते हैं तब कि सरकार साबुन फ्री दे रही है? एक ब्रांड है, रॉयल स्टैग है या कोई भी अंग्रेजी ब्रांड है, वो अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए एक छोड़ो 4 फ्री देगा। इसमें आप और में होते कौन है कहने वाले? अच्छा, नहीं, आपको नहीं लगता जितना जिस तरीके से ये ब्रांड मतलब ऑफर की जा रही है 35%, 40% और एक पेटी के साथ एक फ्री,
तो लगता नहीं है कि अगर इतना माल आ रहा है तो कहीं ना कहीं 2 नंबर का माल तो है? नहीं नहीं, 2 नंबर कैसे होगा जब ऑफर में है, तो 2 नंबर का नहीं। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं शराब नीति के साथ नहीं हूं, मैं शराब के खिलाफ हूं। लेकिन जब बात आती है कि एक के साथ एक फ्री वाली, वो कंपनीज का अपना है। अब बारकोड स्कैन करके आपको बोतलें बेची जा रही हैं, कोई भी आज की तारीख में सामान बेचा जाता है काउंटर पर तो बारकोड स्कैन करके बेचा जाता है, तो कालाबाजारी तो ख़त्म हो रही है, ऑन रिकॉर्ड है सारा। तो उसमें ये आरोप लगाना कि कालाबाजारी है या बाहर से शराब आ रही है, तो वो संभव नहीं है। अच्छा प्रेमी जी, हिजाब का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, हिजाब पर क्या बोलेंगे आप? हिजाब मुस्लिम महिलाओं का या बच्चियों का एक परिधान कह सकते हैं, जो मुस्लिमों का अधिकार है। जैसे हम अपने बच्चों के सर पे दुपट्टा रखते हैं, ऐसे वो हिजाब पहनते हैं बच्चे। आपने देखा होगा वो यहाँ से माथे से नीचे तक ये गर्दन में पहनते हैं बच्चे। वो उनका धार्मिक परिधान है और धर्म उनको आज़ादी देता है उसे पहनने की। और भारतीय संविधान भी मूल अधिकारों में हमारी धार्मिक आज़ादी को कोई हमसे छीन नहीं सकता, हमारे मूल अधिकारों में आता है। लेकिन कर्नाटक सरकार तो हाईकोर्ट में ये कहती है कि जो हिजाब है ये मुस्लिम मतलब प्रमुख अंग नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है, विकास ज़ीरो है इनके नाम पर। ये भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं, रोजगार नहीं है कहीं भी इनके पास। एक्चुअली चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति पर अब तक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और उसी ट्रैक पर है। अभी चुनाव खत्म होने दीजिए, यूपी का 7 तारीख को अंतिम चरण है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर और हिजाब खत्म। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी के पास में कोई मुद्दे नहीं है? नहीं है। लेकिन वहाँ तो बजरंग दल के कार्यकर्ता तक की हत्या हो जाती है, उसके हिजाब को लेकर देखा जा रहा है। ये एक ऐसी खूनी पार्टी है जो अपने लोगों को मरवा करके, मैं उदाहरण दूंगा इसका। अभी 2014 के बाद पुलवामा अटैक हुआ, अभी जब इलेक्शन हुए पीछे 2019 के इलेक्शन हुए, उससे कुछ दिन पहले पुलवामा हमला होता है। उसकी जांच में रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई कि रॉन्ग साइड गाड़ी कैसे चली आती है, जबकि थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलवामा के आसपास बैरिकेटिंग से, कि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। क्यों नहीं उस पर बात करते हैं हम लोग? क्यों नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करते हैं? अगर इतनी बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में तो उसका दोषी कौन है? यहाँ तो राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में अपने लोगों की हत्या करवा देते हैं। तो किसी बजरंग दल के साथी की मृत्यु हो जाना, हत्या कर देना कोई बड़ी बात नहीं है लोग। अच्छा, आप पुलवामा की बात कर रहे हैं, पुलवामा अटैक होता है, शहीद होते हैं, फिर उसका बालाकोट में जवाब दिया जाता है। लेकिन आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पहले से ही सबूत मांगती है। क्या प्रधानमंत्री के और देश की सुरक्षा को लेकर आपको विश्वास नहीं है? नहीं, पूर्णतः विश्वास है। देखिए विश्वास कहाँ, सवाल कहाँ से उठते हैं फिर? विश्वास अविश्वास में कहाँ बदलता है? अभी चंद दिनों पहले एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं फिरोजपुर, जबकि वो बठिंडा आ सकते थे बाय एयर, हेलीकॉप्टर से वहाँ से फिरोजपुर आ सकते, लेकिन उन्होंने पूरा ड्रामेटिक तरीके से ऑन बाय रोड। नहीं, हमारे पास इतने शानदार चॉपर से अगर एक आतंकी हमला हो जाए, बर्फबारी हो रही है और बहुत घनघोर वर्षा हो रही है, क्या हमारे पास ऐसे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स नहीं है जो ऐसे खराब मौसम में उड़ पाएंगे? फिर तो दुश्मन तो हम पर कब्जा कर लेगा। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि भाई हमारे पास मौसम ख़राब था। मौसम कुछ ख़राब नहीं था, सीटें खाली, कई 70,000 कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, जिन्हें देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गड़बड़ा गए और बाय रोड आए। और वो भी पोल तो तब खुल गई कि किसानों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के क्या बोलते हैं उनको, कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते मोदी जी की गाड़ी के पास पहुंच गए। नहीं तो ये था किसान पहुंच गए। माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरा, किससे खतरा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं जिनसे खतरा है? क्यों नहीं बात करते हैं इस बारे में कि वो लोग कौन थे? क्यों नहीं उनको लोगों को सामने लाया, जबकि उनके वीडियोस थे सबके कि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं? आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? अच्छा, जिस तरीके से बात की आपने हिजाब की जी, तो जिस तरीके से एक भारतीय परंपरा है पर्दे को लेकर, कलावा, कड़ा, सिंदूर, तिलक, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर इन चीज़ों की परमिशन दी जानी चाहिए या नहीं? इसमें मैं दो बातें कहूँगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं धार्मिक आज़ादी की, तो मुस्लिम फीमेल जो बच्ची हैं हमारी, उनको पूरा अधिकार है इस बात का कि वे सभी, उनको जो भी उनके धर्म के अनुसार उनको ड्रेसअप है, उनका ड्रेस कोड है, उसकी मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन अगर इंडिविजुअली मेरा जो सवाल है उस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब हम बात शिक्षा की करते हैं, जब हम
बराबरी की बात करते हैं, जहाँ हम ये बात करते हैं इक्वलिटी की बात है, जहाँ बच्चे में ये हीन भावना ना है कि वो किस धर्म का है, या ये समझ लीजिए जब इस तरह का जहर आपकी सोसाइटी कम्युनिटी में डाला जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, तो वहाँ बच्चों को कम से कम इस विषय से दूर रखना चाहिए। वहाँ ना तो बच्चों को टीके की परमिशन होनी चाहिए, ना हिजाब की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन जब बात सिख धर्म की आती है तो वहाँ पर हम सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको कड़ा कृपान सबकी उनकी धार्मिक आज़ादी है साहब, उनको ट्रैवल करने की भी छूट है कृपान के साथ। तो जब सब कुछ है तो हमें ऐसा कानून हिजाब पर भी बनाना चाहिए देश के अंदर कि भी ठीक है, वो उनकी धार्मिक ड्रेस है, वो कैसे पहनना चाहते हैं उन पर उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। खाने और पहनने पर किसी के भी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उनका संवैधानिक अधिकार है, उनके फंडामेंटल राइट्स है, उनका हनन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की मतलब नहीं होना चाहिए और सभी लोग अपने अपने करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से जितना इसके अंदर घुसते जाएंगे वो राजनीति में फिर बदलता जाएगा? जो अब कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कहीं नहीं पहुँचा है मामला। अभी 10 तारीख के बाद ये मामला आपको सुनने को भी, छोड़िए देखना तो बहुत दूर गया, सुनने को भी नहीं मिलेगा। ये मसला ही ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है हमारा, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर आबादी के हिसाब से देखा जाए। उसमें हिंदू और मुस्लिम बहुतायतें पाई जाती हैं, दोनों बिरादरियाँ। अब और हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति और देश की दशा और दिशा तय करता है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। 80 से ज़्यादा लोकसभा सीटें उसके अंदर है। 400 कुछ सीटों पे जब चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो विकास तो कहीं है ही नहीं साहब। मीर भोज का नाम पुतवा देते हैं, गुर्जर इनके खिलाफ है, किसान आंदोलन से जाट इनके खिलाफ है, दलित कभी साथ था ही नहीं इनके, तो बचा कौन? हिजाब ही बचाया साहब, अब जो इन्हें बचाएगा। हिजाब ध्रुवीकरण करेंगे वोटों का हिंदू मुस्लिम करके, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि अगर सपा की सरकार यूपी में आ गई तो आतंकवादियों की सप्लाई होगी। ये बड़ा हास्यास्पद है। तो फिर गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए, इनको जंगल चला जाना चाहिए। अगर ये राष्ट्र को नहीं संभाल सकते, सपा अगर गुंडे पैदा करेगी तो तुम क्या करोगे भाई? तुम्हारे पास भी तो कोई अधिकार है, अगर गृह मंत्री हो राष्ट्र के तो तुम क्या करोगे? ये खाली जुमलेबाजी है। जैसे 15 लाख का जुमला है इनके पास, ऐसे ये भी जुमला है, आतंकवादी पैदा होंगे। आतंकवादी पैदा नहीं, देश में अच्छे नागरिक पैदा होते हैं, और अच्छे नागरिक, यह कहीं कि कोई बुरा आदमी या आतंकवादी किसी माँ के पेट से पैदा नहीं होता, हालात पैदा करते हैं। तुम हालात ऐसे बना दोगे तो कहीं कुछ भी पैदा हो सकता है। अच्छा, अमित शाह का एक वीडियो अभी चल रहा है जो ट्रेंड में है कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लो और आपको सबको लैपटॉप सब जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि इंटर ही 12वीं को कहते हैं, वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री है, और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि सपा की सरकार अगर यूपी में बनेगी तो हाँ आतंकवादी पैदा होंगे। यानी कि इनके मन में खौफ है इस बात का, सपा की सरकार शायद बन रही है और किंग मेकर की जो भूमिका में होगी वो आम आदमी पार्टी रहने वाली है। तो आम आदमी पार्टी को क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है फिर? देखिए, मिलीजुली सरकार रहेगी, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं आ रहा है इस बार। जहां भी तो आप मानते हैं कि बीजेपी अभी भी पूरी काबिज है? नहीं, काबिज है ही नहीं। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो समाजवादी हो सकती है उत्तर प्रदेश में, सेकंड लार्जेस्ट शायद भाजपा रहे। हम लोगों ने बहुत देर में शुरू किया आम आदमी पार्टी, तो हम तीसरे या चौथे नंबर पर रहेंगे, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में जो सहयोग रहेगा वो आम आदमी पार्टी का रहेगा। लेकिन आप जहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हो, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान चल रहा है कि जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें साइकिल प्रयोग हुई थी, साइकिल का प्रयोग, तो साइकिल से बचो। अगर मान लो कार से विस्फोट होगा तो कार से बचे। मुंबई बम ब्लास्ट मोटरसाइकिलों से हुए, तो क्या मोटरसाइकिल चलानी छोड़ दी हम लोगों ने? ये तो सिर्फ ये एक्चुअली प्रचार कर रहे हैं साइकिल का, और कुछ नहीं है। ये तरीका है प्रधानमंत्री साहब का। तो अंत में चाहूँगा कि दिल्ली की हालात, जी, दिल्ली की चर्चा से हमारी बात शुरू हुई थी, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर। जी, तो एमसीडी चुनाव की तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? एमसीडी में 200 प्लस सीटें लेकर के आम आदमी पार्टी पूर्णतः तीनों मेयर, अगर 3 एमसीडी होती हैं तो तीनों मेयर दिल्ली सरकार क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी के होंगे, और बहुत अच्छे मार्जिन से आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव को जीत रही है, और बहुत शानदार तरीके से जीत रही है।